हाँ जी, वेलकम है जी। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विथ एसएम, जहां आपको सिमरन मैम एसएम पढ़ाने वाली है। आई एम होपिंग अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप इसके पहले वाला लेक्चर देख कर आए होंगे, एंड इफ देख कर आए हो तो आप रिविजन भी करके आए हो। इफ नॉट, नो प्रॉब्लम, हम जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने सबसे पहले देखा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमको क्यों पढ़ना है। हाउ स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लान। स्ट्रैटेजी होता क्या है, स्ट्रैटेजी डिराइव कहाँ से हुआ है। इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्ट्रैटेजिया, विच मीन्स जनरलशिप। उसका मतलब क्या होता है स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल ओरिएंटेड एक्शन। मेरे साथ साथ बोलो जल्दी। स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल ओरिएंटेड एक्शंस undertaken to achieve what? Achieve two things: objective and competitive advantage. Competitive advantage means superior performance over your competitors. अगर उनसे बेकार परफॉर्मेंस है तो वो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो जाएगा, अगर सेम परफॉर्मेंस है तो वो कॉम्पिटिटिव पैरिटी हो जाएगा। हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमेशा रिलेटिव होता है बिकॉज इट इज ऑलवेज व्हेन यू कंपेयर विथ समबडी, एंड स्ट्रैटेजी इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट मेकिंग अ ट्रेड ऑफ कि आपको क्या करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना है। ओके, देन हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। हमने इसका निमोनिक बनाया थ्री लूजर्स मतलब 3 आर वाले पॉइंट से पहले रिसोर्स वाले। इट रिक्वायर्स चेंज इन रिसोर्सेस, इट रिक्वायर्स मैचिंग द रिसोर्सेस टू द एनवायरमेंट, इट रिक्वायर्स स्ट्रेचिंग योर रिसोर्सेज टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसमें आपको जल्दी से जियो वाला एग्जाम्पल याद आ जाना चाहिए। देन हमने पढ़ा इट इज कंसर्न्ड विद द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट अफेक्ट्स योर ऑपरेशनल डिसीजंस, इट इज कंसर्न्ड विद द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्कोप बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, and it is affected by environmental forces, resource availability, values and expectations of people having power. देन हमने पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत सीरियस होते हैं। क्योंकि सीरियस होते हैं इसलिए हम उसको बोलते हैं ICU। I फॉर इट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, C फॉर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, C फॉर इट रिक्वायर्स चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, another C for it requires managing the change in relationship and network outside the organization, आपको बाहर के लोगों से भी नेटवर्क करना पड़ेगा। and then U for it is taken in the situations of uncertainty या फिर it is very uncertain in nature। फिर हमने देखा कि there are 3 levels of strategy, there are 3 types of strategy। देखो, सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। मतलब जैसे आपके घर पे कैसा होता है, दादाजी, पप्पा, फिर आप, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल, मिडिल को हम बोलते हैं बिजनेस लेवल, लोअर को हम बोलते हैं फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल। एंड अगर आप देखोगे तो हमने टाटा का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पर हमने देखा कि जो भी टॉप लेवल पे लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल, एंड दे आर कंसर्न विद द ओवरऑल बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी एक बिजनेस का ध्यान नहीं देंगे, वो सारे बिजनेसेस का ध्यान देंगे। तो जैसे कि टाटा के इतने सारे बिजनेसेस, स्टील है, IT है, ऑटोमोबाइल है। तो जैसे टाटा स्टील ने डिसीजन लिया कि हम कोरस को अक्वायर करेंगे, टाटा मोटर्स ने डिसीजन लिया कि हम लैंड रोवर जगुआर को अक्वायर करेंगे, एयरलाइंस ने डिसीजन लिया कि हम विस्तारा, जो कि इनकी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एक JV थी, हम इसको बंद करके एयर इंडिया के साथ मर्ज कर देंगे। सो ये जो भी बड़े बड़े डिसीजंस है, ये कौन लेता है, घर के बड़े डिसीजन कौन लेता है, दादाजी लेते हैं। मतलब कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स जो रहते हैं, ये बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं और वो सारे बिजनेसेस को ध्यान रखते हैं। वो कभी ऐसा हुआ कि टाटा को लग रहा है होटल्स बढ़िया से नहीं चल रहा है, पर चलो IT बढ़िया चल रहा है, IT से पैसा उठाओ, होटल्स में डालो। ये जो रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है, हम जो ये पैसे को इधर से निकाल के वहाँ डाल रहे हैं, ऐसे डिसीजंस भी आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स लेते हैं। देन कम्स योर बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल वाले जो लोग होते हैं, दे आर कंसर्न्ड विथ ओनली देयर बिजनेस, कि मेरा बिजनेस बरोबर चल रहा है कि नहीं। दे विल नॉट बी कंसर्न्ड विथ बाकी बिजनेसेस में क्या हो रहा है, उनको कोई पंचायत नहीं है। मैं सिर्फ मेरे बिजनेस, मेरे प्रोडक्ट्स का देखूंगा कि मेरे प्रोडक्ट्स क्या उस पर्टिकुलर मार्केट में बढ़िया चल रहे हैं। एंड देन होते हैं हमारे फंक्शनल लेवल।
फंक्शनल लेवल के जो लोग होते हैं दे आर द वन हु एक्चुअली एग्जीक्यूट द स्ट्रैटेजी। वो ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हैं, सारे रिसोर्स का एक्सेस उनके पास होता है, देयरफॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग द रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट, फॉर ऑप्टिमली यूजिंग द रिसोर्सेज। तो दे आर द वंस जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं स्ट्रैटेजी को, एंड एग्जीक्यूशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज प्लानिंग, इसलिए ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने ये पढ़ा कल, अब हम इसको जल्दी से कर लेते हैं हमारी बुक से कवर। तो देखो, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज कंसर्न विद ओवरऑल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो देखते हैं कि हम कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में वैल्यू ऐड करें। दादाजी क्या ऐसे करते हैं क्या कि नहीं मैं सिर्फ पप्पा का ध्यान दूंगा क्योंकि वो मेरे फेवरेट है? नहीं ना, दादाजी बुआ का भी ध्यान देते हैं, दादाजी चाचा जी का भी ध्यान देते हैं। तो जो भी टॉप लेवल के लोग होते हैं उनको सबका ध्यान देना रहता है। जो भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं जैसे स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, ये सब कॉर्पोरेट लेवल ही लेते हैं। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट मतलब डिसकंटिन्यू करना। सो जो टाटा ने डिसीजन लिया कि हम विस्तारा बंद कर देते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिट्रेंचमेंट किया, ठीक है। देन ग्रोथ आप मल्टीपल वेज में कर सकते हो, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक्विजिशन, न्यू वेंचर। क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? तो देखो, आईटीसी आप सबको पता है, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आईटीसी को लगा कि यार हम सिर्फ टोबैको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कल से गवर्नमेंट ने आके बोल दिया कि भाई टोबैको इज बैंड, टोबैको नॉट अलाउड, नहीं बंद कर दो। तो क्या होगा आईटीसी का? आईटीसी को इसलिए रिस्क था, आईटीसी को थ्रेट था, तो उन्होंने बोला कि चलो हम डाइवर्सिफाई करते हैं, हम दूसरे बिजनेसेस भी ओपन करते हैं। तो अब आईटीसी का क्या, होटल का भी काम है, आईटीसी का एफएमसीजी का भी काम है, आईटीसी टोबैको मैन्युफैक्चरिंग में तो है ही। तो दिस इज नथिंग बट व्हेन यू एक्सपांड, व्हेन यू इसको बोलते हैं हम डाइवर्सिफाई करना। जब हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? सो देखो, कभी भी ना एक वैल्यू चेन होती है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है वैल्यू चेन, जिसमें सबसे पहले बनता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी किसी इंसान ने बनाया, फार्मर ने चलो उगाया, ठीक है। फिर उसका बनता है फिनिश गुड, उसको आप प्रोसेस करते हो, उसका बनता है फिनिश गुड। फिर उस फिनिश गुड में भी थोड़ी और क्वालिटी ऐड होके क्या बन जाता है? थोड़ी और क्वालिटी ऐड बन के एक और फिनिश गुड बन जाता है। आप उसको भी मार्केट में बेच सकते हो, आपने जो बीच में प्रोड्यूस किया था आप उसको भी बेच सकते हो। तो ये जो पूरा वैल्यू चेन है कि पहले रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना, फिर फिनिश गुड में थोड़ी और क्वालिटी डिजाइन ऐड हुई, इन सबको, ये पूरी चीज को बोलते हैं हम वैल्यू चेन। सो फॉर एन एग्जाम्पल, टाटा स्टील अगर उसने आयरन ओर या फिर कोल माइनिंग भी चालू कर दी, मतलब करी हुई है ऑलरेडी, जो कि रॉ मटेरियल है, उससे वो स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है, देन वो स्टील डिजाइन कर रहा है, ये क्या हो गया? ये पूरा वैल्यू चेन हो गया। सो फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर टाटा सिर्फ स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा था, उसका माइनिंग का काम नहीं था, बट अब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब हम माइनिंग भी करेंगे, हम हमारा रॉ मटेरियल भी खुद ही लाएंगे। हम क्यों ले किसी से, हम खुद बना सकते हैं, वी आर कैपेबल। तो उन्होंने क्या किया? रॉ मटेरियल भी खुद लेना बनाना चालू कर दिया, उन्होंने चालू कर दिया कोल माइनिंग। तो टाटा ने क्या किया? टाटा ने किया वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर टाटा ने बोला चलो स्टील का, मैंने स्टील तो बना दिया, मैं स्टील के प्रोडक्ट्स भी बना देता हूँ, मस्त मस्त बर्तन बना देते हैं बढ़िया। तो क्या किया टाटा ने? टाटा ने किया वर्टिकल इंटीग्रेशन। उसने उस फिनिश प्रोडक्ट पे और थोड़ी डिजाइन वगैरह प्रोवाइड कर दी और थोड़ी सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब एकदम ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन वैल्यू चेन, ऐसा आपको याद रखने का है, ठीक है। देन एक्विजिशन, जो उन्होंने टाटा ने लैंड रोवर जगुआर का किया। देन न्यू वेंचर्स, एंड दे आर कंसर्न विद अलोकेटिंग द रिसोर्सेज बिटवीन वेरियस बिजनेसेस ऑफ द फर्म। इतना समझ आया? देन हम पढ़ते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है? बिजनेस लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर कंसर्न ओनली विथ हाउ टू कॉम्पीट इन देयर मार्केट। मेरे को सिर्फ मेरा देखना है कि मेरी चाय बन रही है कि नहीं। मम्मी का वाला जो हमने एग्जांपल लिया था कल, मम्मी क्या ध्यान देंगे पहले कि यार मेरी चाय बरोबर बन जाए, मेरे को कोई पंचायत नहीं है कि चाची क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जो भी इंडिविजुअल बिजनेस वाले लोग होते हैं, दे आर कंसर्न विथ मेकिंग देयर कॉम्पिटिटिव पोजिशन बेटर इन देयर मार्केट, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इट इज अबाउट हाउ टू कॉम्पीट इन पर्टिकुलर मार्केट, हाउ टू इम्प्रूव देयर कॉम्पिटिटिव पोजिशन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और मार्केट सेगमेंट जो कि वो बिजनेस यूनिट सर्व कर रही है। अब देखो, बिजनेस लेवल की दो टाइप की स्ट्रेटजीज हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव। क्या होता है अभी? कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव।
तो देखो, जैसे एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव में जियो एयरटेल क्या कर रहे हैं ये लोग, एक टैरिफ कम कर रहा है रिचार्ज का, दूसरा क्या कर रहा है, बोल रहा है मैं सेम ही टैरिफ प्रोवाइड करूंगा लेकिन मैं सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करूंगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, नहीं मैं बेटर हूँ, नहीं मैं बेटर हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट झगड़ा करना कि मैं बेटर हूँ, मैं बेटर हूँ, मैं बेटर हूँ। तो ये हो जाता है कॉम्पिटिटिव। इसी की जगह कोऑपरेटिव ये क्या होता है, तो देखो वोडाफोन आइडिया, ना वोडाफोन ठीक से चल पा रहा है ना आइडिया ठीक से चल पा रहा है, तो दोनों ने बोला चलो साथ में मिलकर ट्राई तो कर लेते हैं कि साथ में बढ़िया चल पा रहे कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं इफ इट इज वर्किंग और नॉट। तो उन्होंने क्या किया, कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला चलो साथ मिलके देखते हैं हम साथ में कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया क्या हो गया, कोऑपरेटिव। मैडम नहीं समझ आ रहा है, दूसरा एग्जाम्पल दो। ठीक है दे देती हूँ। कॉम्पिटिटिव में हो जाएगा, तो देखो वड़ा पाव खाया है आप लोग ने, वड़ा आप अलग से भी खा सकते हो, पाव आप अलग से पाव भाजी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन जब आप इन दोनों को मिला के खा रहे हो, दोनों कोऑपरेट करके खा रहे हो, तो वो कितना बढ़िया टेस्ट करता है। इट टेस्ट लाइक वाओ, मजा आ गया। तो ये जो आपने मिलाया दोनों को, आपने क्या किया, आपने कोऑपरेट किया, आपने किया कोऑपरेट, तो ये हो गया कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी। जबकि कॉम्पिटिटिव क्या हो जाएगा कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं वड़ा पाव खाऊं, कि मैं दाबेली खाऊं, कि मैं हॉट डॉग खाऊं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, तीनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है। इट इज़ जस्ट दोनों तीनों बेटर प्रोवाइड करने का, बेस्ट प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है। तो ये तीनों अलग अलग है, इसलिए हम तीनों को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, कि तीनों तीनों बेस्ट परफॉर्म करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो हो गया कॉम्पिटिटिव। आया इतना समझ में। देन होते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, बिकॉज दे आर द वंस हु एक्चुअली एग्जीक्यूट द एंटायर स्ट्रेटेजी। दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इफेक्टिवली द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। ऊपर से डिसीजन नीचे फ्लो होके आ गया, अब उनको क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है। तो दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इफेक्टिवली द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनके पास क्या क्या है, उनके पास है रिसोर्सेज, उनके पास है क्या, प्रोसेस, उनके पास ही है पीपल। हमने वो चार्ट बनाया था, HR, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड आपका फाइनेंस वाला। फाइनेंस मतलब उनके पास रिसोर्सेज है, प्रोसेस प्रोडक्शन हो गया, सेल्स मार्केटिंग हो गया, ये आपकी प्रोसेस हो गई। देन कम्स योर पीपल, HR। आप वो चार्ट याद रखोगे तो ये तीनों वर्ड्स आपसे खुद एग्जाम में लिख के निकल के आएंगे भाई, खुद निकल के आ जाएंगे, पेन से खुद निकल के आ जाएंगे। देन बिकॉज दे आर ऑन ग्राउंड, दे आर वर्किंग, उनके पास सारा रिसोर्स का एक्सेस है, देयरफॉर दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। उनको ट्राई करना है कि वेस्टेज कम से कम हो एंड वो अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर पाए। आया समझ। अब ये जो 3 लेवल्स होती है, इसी को तो हम हिरार्की बोलते हैं। तो हिरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट इट मीन्स वन स्ट्रैटेजी, नेस्टिंग ऑफ वन स्ट्रेटेजी विद अनदर, मतलब एक के ऊपर एक स्ट्रेटेजी। फंक्शनल हो गया आपका, बिजनेस हो गया आपका, कॉर्पोरेट हो गया। एंड कभी भी क्या होता है ना, तीनों स्ट्रेटेजीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, कॉर्पोरेट बोल रहे हैं इधर जाओ, बिजनेस बोल रहा है उधर जाओ, फंक्शनल बोल रहा है यहीं बैठे रहो। ऐसा नहीं होता है, तीनों को ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी जो कि सेम डायरेक्शन में जाती हो, जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हो। जैसे कि मिर्ची कैसे वड़ा पाव को कॉम्प्लीमेंट करती है, वैसे ही इनको तीनों को स्ट्रेटेजीज बनानी होगी जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हो। ठीक है। एंड जैसे कि स्ट्रैटेजी डिसीजन ऊपर से नीचे फ्लो होके आता है, कॉर्पोरेट बिजनेस, बिजनेस टू फंक्शनल, वैसे ही जो आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो पहले फंक्शनल लेवल वाले लोग करते हैं। फंक्शनल लेवल वाले जो काम करते हैं उससे उनकी स्ट्रैटेजी तो अचीव होती ही है, बिजनेस की भी स्ट्रैटेजी अचीव होती है, एंड इनडायरेक्टली उनका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी भी अचीव हो जाता है। देयरफॉर वी से कि फंक्शनल लेवल सपोर्ट करता है बिजनेस स्ट्रैटेजी को, जो कि इन टर्न सपोर्ट करती है आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को। एक बार जल्दी से ये जितना भी हाईलाइटेड है इसको जल्दी से एक बार रीड कर लो, फिर हम इसको लिख लेंगे, बिकॉज लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार बच्चों। एग्जाम में आप बोल के नहीं आ सकते, आपको लिखना पड़ता है। जल्दी से पढ़ लो इसको।
आ जाओ सारे जल्दी से, अब हम इसको लिख लेते हैं फटाक से। आ जाओ जल्दी आ जाओ, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और मेरे साथ बोलते बोलते लिखते जाओ। फोन मत उठाना कोई, मैंने कॉपी उठाने का बोला है। तो हमारी फर्स्ट लेवल होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जिसमें क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? इट इज कंसर्न्ड with the overall purpose and scope of organization. Scope of organization. Then सारे important decisions जैसे कि growth, stability and retrenchment, ये कौन लोग लेते हैं? ये कॉर्पोरेट लेवल के लोग ही लेते हैं। और आप ग्रोथ किन फॉर्म्स में कर सकते हो? ग्रोथ कैन बी डन बाय वर्टिकल इंटीग्रेशन, अभी हमने समझा ये क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन, आप कुछ एक्विजिशन कर लो, या फिर आप कोई न्यू वेंचर खोल लो। एंड जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग होते हैं, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट बिजनेसेस। टू डिफरेंट बिजनेसेस, लिखते जाओ बोलते जाओ, प्लीज प्लीज लिखते जाओ बोलते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लाइव वर्क आया था ना, वो बोल रही हूँ मैं, ऐसा स्ट्रेंज लुक्स मत दिया करो प्लीज। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होती है। देन क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें? दे आर कंसर्न्ड विथ हाउ टू कॉम्पीट इन अ पर्टिकुलर मार्केट, इन देयर इंडिविजुअल मार्केट या इन देयर पर्टिकुलर मार्केट। एंड they are concerned with what? Improvement of their competitive position in a particular market या फिर इंडस्ट्री। ठीक है, मेरे को सिर्फ जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ जो कि सर्व कर रहा है उनका बिजनेस यूनिट, सर्व्ड बाय देयर बिजनेस यूनिट। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी। इसके एग्जाम्पल लिख लो आप। कॉम्पिटिटिव में हो जाएगा आपका जियो, एयरटेल, टाटा, होंडा, इतनी सारी जो आपकी व्हीकल्स वाली कंपनीज है। कोऑपरेटिव में आप लिख दो पीवीआर, आइनॉक्स, और हमने क्या देखा था? वोडाफोन आइडिया, उनका मर्जर हुआ। ठीक है, एक और लिख दो सुजुकी एंड टोयोटा। तो अगर आपको पता हो तो इन 2019 सुजुकी एंड टोयोटा ने एक अग्रीमेंट में एंटर किया, वेरिन टोयोटा ने बोला कि यार मेरा टेक्नोलॉजी में मस्त एक्सपर्टीज है, वो तुम यूज़ कर लो सुजुकी, और तुम्हारा जो स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज है वो मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोऑपरेट किया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, योर फंक्शनल या फिर इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजीज। लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है इसमें? दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया हुआ चाहिए, ऑप्टिमली यूज़ चाहिए सारी रिसोर्सेज। मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन या फिर एग्जीक्यूशन। दे आर द वन हु
पुट द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, पुट द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, जिनका नोट हो गया वो एक बार वापस से रिवाइज कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो इसको। एक और पॉइंट लिख लो फंक्शनल या ऑपरेशनल में, दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इफेक्टिवली द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज। ठीक है, लिख दो इसको जल्दी से। देखो, अगर किसी ने बीच में फ़ोन उठा लिया था ना रील देखने के लिए, तो भाई गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर आपका हो गया है लिख के तो आप रिवाइज कर लो ना। जब आप क्लास देख रहे हो तो शिद्दत से क्लास देखो ना, और जब आप रील देख रहे हो तो फिर शिद्दत से रील देखो, या पबजी खेल रहे हो तो शिद्दत से पबजी खेलो। एक टाइम पे एक ही चीज़ करनी चाहिए। इसलिए आप जब पढ़ रहे हो तब सिर्फ पढ़ो, जब कुछ और कर रहे हो तब सिर्फ कुछ और करो। आ जाओ, हम जल्दी से आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ रेड ओशन एंड ब्लू ओशन। अब ये रेड क्या है मैम? आप हर क्लास में कुछ ना कुछ रेड पढ़ा ही रहे हो। पहली वाली क्लास में भी आपने वो दिखा दिया, लाल है, पूरा ठेला लाल है। अभी भी आप ये रेड ओशन पढ़ा रहे हो। ये रेड ओशन होता है क्यों? रेड ओशन तो हमने देखा ही नहीं है, ये क्या होता है? आ जाओ, मैं आपको बता देती हूँ। तो कभी भी क्या होता है, जहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे भयंकर कंपटीशन हो रहा है, हर कोई प्राइस वॉर कर रहा है, हर कोई बेटर परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को बीट करने का ट्राई कर रहा है। ऐसे भयंकर कंपटीशन को हम बोलते हैं क्या? कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट मतलब कटना, कट मतलब कटना, थ्रोट मतलब गला। तो आपका जब गला कट रहा है तो खून आएगा, तो खून से ओशन लाल हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेड ओशन। ऐसे आपको इसको याद रखना है, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है। आपको ऐसे याद रखना है कि रेड ओशन एक ऐसा ओशन होता है जहाँ पे भयंकर कंपटीशन होता है, भयंकर डिमांड्स भी होती है। एग्जिस्टिंग मार्केट है, वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, आपका गोल है कि कंपटीशन को बीट करना है। एंड क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है तो आपको बेटर परफॉर्म करना है, इसलिए आप कभी भी क्या करोगे, आप देखोगे कि आप वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ करोगे। जैसा IKEA ने किया कि मैं कितनी वैल्यू ऐड करूँगा, मैं कितनी कॉस्ट इनकर करूँगा और मैं कितने प्राइस पे चार्ज करूँगा, कितने प्राइस चार्ज करूँगा उस प्रोडक्ट के लिए। तो आपको वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ भी करना रहता है। दिस इज व्हाट इज रेड ओशन। ब्लू ओशन क्या है? ब्लू मतलब जिसमें पानी ब्लू है, एकदम ब्लू ब्लू। ब्लू मतलब एकदम बढ़िया सा बड़ा सा आपका ओशन, जहाँ पर अभी कोई इतना ज़्यादा डिमांड है ही नहीं, वो मार्केट अभी एग्जिस्ट इतना नहीं कर रहा है, एंड उसमें कंपटीशन तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग है ही नहीं, इसलिए तो वो इतना ब्लू है। जब ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे तो ब्लू बचेगा ही नहीं, वो तो इतने सारे लोग नहीं हैं अभी वहाँ पर। दैट इज़ द रीज़न दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लू ओशन। ब्लू ओशन इज़ अ मार्केट विच इज़ अनकॉन्टेस्टेड, जहाँ पे कंपटीशन अभी इररिलेवेंट है क्योंकि है ही नहीं इतना। एंड यहाँ पर आपको न्यू डिमांड क्रिएट करनी है, आपको खुद ही डिमांड क्रिएट करनी है एंड देन उसी को कैप्चर करना है। एग्जाम्पल से बताओ, ऐसे नहीं समझ आ रहा है? ओके, बताती हूँ। तो देखो, रेड ओशन में आप बोल सकते हो आपके पेट्रोल डीजल व्हीकल्स सब लोग यूज़ कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स भी है एंड डिमांड भी है, तो ये क्या हो गया? रेड ओशन। जबकि ब्लू ओशन क्या होगा कि ईवी का मार्केट इतना बड़ा है, वहाँ पर आपको डिमांड खुद क्रिएट करनी है। आपको और इतने सारे जो कस्टमर्स है जो पेट्रोल डीजल की कार यूज़ कर रहे हैं, आपको उनको कन्विंस करना है कि भाई प्लीज़ ईवीज़ पे आ जाओ। उनको आप बेनिफिट्स बताओगे, आप उनको एजुकेट करोगे कि वाई ईवी इज़ बेनिफिशियल, एंड ऐसे करके आप डिमांड क्रिएट करोगे एंड देन उस डिमांड को कैप्चर कर लोगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा मार्केट होता है रेड ओशन जहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है ज़्यादा, जहाँ पर डिमांड भी नहीं होती, आपको खुद ही क्रिएट करनी होती है। एंड नाउ बिकॉज आप सर्विसेज तो बेटर प्रोवाइड कर रहे हो ना, आप सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को उस प्रॉब्लम का जो आप उनको समझा रहे थे, तो आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको अभी वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सोल्यूशन जितने में प्रोवाइड किया जा सकता है उतने में प्रोवाइड कर रहे हो, तो यू ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड ओवर देयर। एंड हर मार्केट में
हर मार्केट, रेड ओशन और ब्लू ओशन, आपको दोनों में से एक चीज़ डिसाइड करनी होती है। ये चीज़ अच्छे से याद कर लो। जैसे हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा घोल के पी लिया, वैसे ये अभी जो मैं 2 चीज़ें बताने वाली हूँ, ये दोनों पढ़ के जल्दी से पानी पी लेना, तो उनको गड़क लेना एकदम 2 वर्ड्स को। कौन से 2 वर्ड्स, मेरे साथ बोलो, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। अब हर मार्केट में आपको डिसाइड करना है कि आपको दोनों में से क्या चाहिए, आपको कौन सी वाली चाहिए, आपको ये वाली चाहिए कि आपको वाली चाहिए, आपको लो कॉस्ट लीडरशिप चाहिए कि आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन चाहिए। सो फॉर एन एग्जांपल पार्ले जी ने क्या किया, पार्ले जी कॉस्ट लीडरशिप, इतने कम पैसे में वो बिस्किट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कम पैसे में कोई चीज़ प्रोवाइड करके ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कॉस्ट लीडरशिप। जबकि आपने अगर बिस्किट खाया होगा डार्क फैंटेसी या फिर लॉटी चोको पाए, तो वो क्या कर रहा है, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, डिफरेंशिएशन। उसने बोला कि यार मैं इतना बढ़िया प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं पैसे तो ज़्यादा ही लूँगा, मैं लेकिन बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करूँगा, मैं बढ़िया खाने की चीज़ प्रोवाइड करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया एंड दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग मोर। तो आप दोनों में से एक चीज़ कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल, एप्पल क्या करता है, आईफोन आपको प्रोवाइड कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स वाई वो प्राइस भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है। जबकि आप देख लो MI वगैरह के फ़ोन्स लो कॉस्ट, वो लोग कॉस्ट लीडरशिप पे वर्क कर रहे हैं। तो आपको कभी भी डिसाइड करना है कि आपको दोनों में से क्या चीज़ चाहिए, आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन चाहिए कि आपको लो कॉस्ट चाहिए। अब इसको जल्दी से हम पढ़ लेते हैं हमारी बुक से, ठीक है। तो रेड ओशन में क्या होता है, देखो आपके ना मॉड्यूल में 1.5 पेज का बहुत भयंकर ऐसा थ्योरी दिया हुआ है, एकदम पैराग्राफ जैसा, ऐसा थ्योरी कि आपको पढ़ के बोर हो, लेकिन उसका क्रक्स ये टेबल ही है। द क्रक्स इज दिस टेबल ओनली। तो आपको अगर रेड ओशन अलग से पूछता है तो भी आप ये टेबल से बना सकते हो, ब्लू ओशन पूछता है तो भी आप ये टेबल से लिख सकते हो। मोस्टली आपको डिस्टिंग्विश ही करने बोलता है, दोनों के बीच का डिफरेंस ही पूछता है, तब तो ये टेबल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो हम इस टेबल से ही कवर करेंगे, ठीक है। रेड ओशन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग मार्केट होता है, एग्जिस्टिंग डिमांड होती है, आप कंपटीशन को बीट करने की कोशिश कर रहे होते हो, आपको वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ करना रहता है, ठीक है। एंड ब्लू ओशन में क्या होता है, अनकॉन्टेस्टेड मार्केट होता है, कंपटीशन इररिलेवेंट होता है, आपको न्यू डिमांड क्रिएट भी करनी है, कैप्चर भी करनी है, एंड यहाँ पे कोई वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ की नीड नहीं है। एंड दोनों ही मार्केट्स में आपको डिसाइड करना है कि आपकी एक्टिविटीज़ किससे अलाइन होनी चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से कि लो कॉस्ट से। दोनों ही मार्केट में ये सेम चीज़ होगी। आया इतना समझ में? इफ यस और यस, आई एम होपिंग यस। इफ यस आ जाओ, हम लिख लेते हैं। मैडम आपको लिखना बहुत पसंद है, क्यों, जबकि आपकी तो हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है। डोंट कमेंट, ऐसी हैंड राइटिंग लिख के ही मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो समझ तो आ जाती है। बट फॉर यू गाइज आई ट्राई कि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ। मेरा हो गया एग्जाम, मेरे को दोबारा नहीं लिखना है, बट फॉर यू आई एम डूइंग दिस। सो फॉर मी आपको भी मेरे लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, रोज़ रिवाइज करके आना पड़ेगा। जल्दी से लिख देते हैं, रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी। आ जाओ मेरे साथ, जल्दी से लिख लो। ये हो गया रेड ओशियन का कॉलम, ये हो गया ब्लू ओशियन का कॉलम, और हम यहाँ बीच में कर देते हैं क्या, हम बीच में मार देते हैं लाइन। मैडम लाइन, अब तो लड़की हो, खींच दो लाइन, खींच दो, ठीक है। अभी आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको इतना मन हो रहा है लाइन मारने का, कॉपी पेन लो और मार दो, और कुछ नहीं करना है हमको इससे ज़्यादा। तो रेड ओशन में क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग मार्केट होता है, रेड पेन यूज हो गया बातों में, ठीक है। एग्जिस्टिंग मार्केट होता है, और क्या होता है, एग्जिस्टिंग डिमांड होता है। यहां पर आप पूरी कोशिश कर रहे होते हो बीट करने की, बीट द कॉम्पिटिशन, द ओनली बीट इन माई लाइफ, बिकॉज आप क्लब जाके बीट्स नहीं सुन सकते ना, अभी आप पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। इसी को हम बोलते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, एकदम भयंकर, गला कट जाए वैसा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। यहाँ पर आप करते हो वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ की कितनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, कितना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना है, कितना कॉस्ट लेना है उसकी जगह, ठीक है, वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। एंड अलाइनिंग
योर एक्टिविटीज टू व्हाट, टू टू थिंग्स। पानी पिया क्या आपने वो वर्ड्स याद करके? अभी पी लो, नहीं पिया तो, क्योंकि हमको उसको गटक लेने का है, हमको घोल के पी लेने का है, वो वर्ड्स को एग्जाम में लिख के आना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, हर जगह यूज हो जाता है। अलाइनिंग एक्टिविटीज टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, दोनों में से आपको जो भी करना है वो करो आप, ठीक है। ब्लू ओशन में क्या होता है? ब्लू ओशन में अनकॉन्टेस्टेड मार्केट क्या होता है? क्रिएट करनी होती है आपको एंड कैप्चर करनी होती है न्यू डिमांड। न्यू डिमांड यहां पर क्या होता है? कंपटीशन इज इररेलेवेंट। ऐसे बोलते बोलते लिखो ना यार, कंपटीशन इज इररेलेवेंट। यहां पर आप क्या करते हो? यू ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। आपको जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी इतना अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो किसी एक प्रॉब्लम का, तो आपको क्या जरूरत है? उन्हें पहले कन्विंस तो करो शिफ्ट होने के लिए। देन सेम टू सेम जैसा हम यहाँ पर करते हैं अलाइनिंग एक्टिविटीज, वैसा ही हम ब्लू ओशन में भी करते हैं। लिख दो यहाँ पर, दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पेट्रोल डीजल व्हीकल्स, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स, और यहाँ आ जाएगा एग्जाम्पल में आपके ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जिसका नोट हो गया है ना वो प्लीज रिवाइज कर लो। Okay, so if you guys are done with writing, let us move on to our next topic, which is strategic management. हाँ, तो मैम इतनी देर से क्या पढ़ा रहे थे? पहले हम पढ़ रहे थे स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी क्या होता है। एग्जाम में वो भी आता है, ऐसा डरो मत कि यार सब्जेक्ट कब चालू हुआ, वो भी एग्जाम में आता है। लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम अब पढ़ रहे हैं। इतनी देर से हम समझ रहे थे कि ये जो स्ट्रैटेजी वर्ड होता है ये क्या होता है, जो हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो कभी भी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को मैनेज करना, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग ऑल योर एक्शन सो दैट जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो सही से इम्प्लीमेंट हो सके। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप करेक्ट एक्शन ले सको। आपका जो भी आप स्ट्रैटेजिक का मैनेजमेंट जिस वे में करोगे दैट विल डिटरमाइन कि आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कि नहीं, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि नहीं, एंड दैट विल हेल्प यू डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। आपका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस सही से हो रहा है कि नहीं, दैट विल हेल्प यू इवैल्यूएट दैट एज वेल। तो क्या हो गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? इट इज अ सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस विच विल हेल्प यू इवैल्यूएट योर competitive position, which will help you determine your long term performance। इतना समझ आया? अब देखो, कभी भी पहले कॉर्पोरेट प्लानिंग होती थी। कॉर्पोरेट प्लानिंग में क्या होता था? हम लोग सिर्फ हमारा देखते थे कि हमको ये करना है, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम ये कर सकते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम एक डिसीजन ले लेते थे, हम एक प्लानिंग कर लेते थे। वेयर इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप सिर्फ खुद का नहीं देखते हो, आप एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी देखते हो। आप देखते हो कि यार मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर है क्या मार्केट में, अगर है तो वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो मैं उससे बेटर करने का ट्राई करूंगा। तो व्हेन ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली चीज़ आ जाती है ना, तब हम इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग वाली चीज़ में जब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला कंपोनेंट ऐड हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक बार बुक से पढ़ लो क्या होता है।
It refers to a set of managerial decisions that help you determine the long-term performance of your organization. क्या था, पहले कॉर्पोरेट प्लानिंग होती थी, बट अब वो क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिकॉज उसका फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर. एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, 4 एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. कौन से 4 एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स आप देखो, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. आप लोग सीए में इंटर प्रिपरेशन कर रहे हो. आपने क्या किया, आपने पहले देखा कि आपका कितना सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कितने सब्जेक्ट्स है, देन कितने चैप्टर्स है उन सब्जेक्ट्स में, आपको कितना टाइम लगेगा वो क्लासेस कंप्लीट करने में. आपने क्लासेस देखी कितने लेक्चर्स है, इतने आवर्स के. आपने पूरा प्लान किया कि कितना टाइम लगने वाला है आपको ये लेक्चर्स को कंप्लीट करने में, फिर आपको रिविजन में कितना टाइम लगने वाला है. आपने पहले पूरा स्कैनिंग कर लिया कि मार्केट में क्या क्या लेक्चर्स अवेलेबल है, कौन सी फैकल्टीज अवेलेबल है, आपको कहाँ से पढ़ना है. ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, पूरा मार्केट स्कैन किया. आपने इंटरनली देखा कि यार इतना सारा जो सिलेबस है ये मुझसे होगा क्या. फिर आपने एक्सटर्नली देखा कि ये रिविजन लेक्चर्स ये सब कौन अच्छा कैसे क्या प्रोवाइड कर रहा है. आपने क्या किया, एक्सटर्नल मार्केट देखा. एंड इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. फिर आपने जब इतना सब कर दिया, फिर आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि चलो मैं यहाँ से क्लास लेके इतने दिन में क्लासेस कंप्लीट करूंगा, फिर मैं इतने दिन में रिवीजन करूंगा, फिर मैं टेस्ट दूंगा, फिर मैं रिवीजन करूंगा, फिर मैं टेस्ट दूंगा, फिर मैं रिवीजन करूंगा, फिर मैं एग्जाम दे दूंगा. आपने ये क्या किया, आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई. आपने देखा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी ये वीकनेसेस है. आपने देखा क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, प्रैक्टिकल, तो चलो मैं पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी ताकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए. फिर आपकी वीकनेस थी थियरी, तो आपने क्या सोचा, चलो मैं थियरी को ज़्यादा टाइम देके ज़्यादा बार रिवाइज करूँगा. तो आपने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई कंसिडरिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ठीक है, अब आप ये लेक्चर अभी देख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो ना. आपने जो इतना प्लान किया मैं ये करूँगा, एंड जब आप वो एक्चुअली कर रहे हो, आप लेक्चर्स देख रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ साथ में, है ना, कर रहे हो, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब आप स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो. एंड शायद कभी ऐसा हो गया कि चलो आपने प्लान किया था इस दिन तक मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, बट हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली. तो आप क्या करोगे, आप रोगे. रोना नहीं, आपको इवैल्यूएट करना है कि भाई क्यों नहीं हुआ. क्योंकि आप बीच में रील देखने लग जाते हो, आपको बीच में पबजी खेलने लग जाना होता है, आपको बीच में यूट्यूब फालतू का देखने लगना रहता है. तो आपने जब इवैल्यूएट करा कि यार आपने जो प्लान किया था वैसा आप परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि आप वैसा क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए, आप क्योंकि फ़ोन में लग जाते हो. तो आपने क्या किया, एक कंट्रोल लाया कि अब मैं कीपैड फ़ोन पे शिफ्ट हो जाता हूँ, अब मैं कीपैड फ़ोन रखूँगा एंड नाउ मैं पढ़ने बैठूँगा. अब मैं वापस से एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ कि मेरा बचा हुआ सिलेबस मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है. तो आपने क्या किया, पहले आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया, आपका कंपेयर किया आपको जो ऑब्जेक्टिव था उससे, देन आपने एक कंट्रोल लाया एंड आपने वापस स्ट्रैटेजी बनाई एंड यू बिगेन अगेन. ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, विच आर environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, evaluation and control. तो समझ आया. एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लिख दो आप नेटफ्लिक्स. पता ही होगा आप लोग को क्या है, बोल के दिखा दो, एक जन भी नहीं बोल के दिखा दो. सबको पता होगा, चालू रहता है आजकल बच्चों का. ठीक है, तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया, नेटफ्लिक्स ने देखा कि यार अभी पहले क्या मार्केट था, डीवीडीज होती थी, आपको अगर पता हो तो ऐसी सीरीज़ वगैरह होती थी, उसको आप डीवीडी में इंसर्ट करो एंड देन आपको जो भी देखना है आप देखो. तो पहले डीवीडी वाला मार्केट था. फिर नेटफ्लिक्स ने देखा कि यार पूरी दुनिया ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर शिफ्ट हो रही है एंड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इज द न्यू ट्रेंड, वही होने वाला है. तो उसने पहले क्या किया, उसने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करी. उसने देखा कि यार मार्केट में इन चीज़ों की नीड है. इंटरनली उसने देखा कि यार हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ्स भी है, हमारे पास पैसे भी है, हमारे पास इतना टैलेंट भी है जो मस्त टेक्नोलॉजी से मतलब टेक्नोलॉजिकल यूज़ करके वो मस्त बढ़िया यूज़र इंटरफेस बनाएगा, फिर वो बढ़िया रिकमेंडेशंस देगा अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको. तो उन्होंने पहले इंटरनली देखा कि क्या हम कर सकते हैं, उन्होंने बोला हाँ कर सकते हो. फिर उन्होंने एक्सटर्नली देखा कि क्या एक्सटर्नली मार्केट में कॉम्पिटिटर्स है, कौन कॉम्पिटिटर्स है. तो उनके कॉम्पिटिटर्स हो गए आपके डिस्नी प्लस या फिर अमेजॉन प्राइम. तो उन्होंने देखा चलो कॉम्पिटिटर्स तो है लेकिन चलो हम उनसे बेटर परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे. तो उन्होंने पहले क्या कर लिया, पूरी स्कैनिंग कर ली, इंटरनली देख लिया, एक्सटर्नली देखा, फिर उन्होंने बनाई एक स्ट्रैटेजी कि अब मैं ग्लोबल स्ट्रीमिंग चालू करता हूँ. तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो वो करते ही थे, उन्होंने बोला ग्लोबली हम स्ट्रीमिंग करेंगे अब. ठीक है, एंड फॉर दैट उन्होंने बोला कि अब यार ये तो सभी कर रहे होंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी, हम एक्स्ट्रा क्या करें.
तो उन्होंने बोला कि यार अपने पास अपॉर्चुनिटी तो है ही, आपने देखा मार्केट में ट्रेंड आने वाला है, थ्रेट आपके कॉम्पिटिटर्स है, आपने देखा कि आपके पास स्ट्रेंथ है, आप खुद का पैसा, आपके पास पैसे है, आप खुद का पैसा यूज़ करके ओरिजिनल आपका खुद का कंटेंट प्रोडक्शन भी चालू कर सकते हो। तो उन्होंने देखा कि यार ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास मस्त टेक्निकल टीम बहुत अच्छी है जो कि बहुत अच्छा वर्क करके यूज़र इंटरफेस बढ़िया कर देगी आपके एप्लीकेशन का, वो आपके सब्सक्राइबर्स को बढ़िया बढ़िया रिकमेंडेशंस देगी ऐसी एल्गोरिथम्स बना के। एंड उन्होंने क्या बोला उसके साथ में कि हम लोग कंटेंट प्रोडक्शन भी चालू करेंगे बिकॉज वी हैव दिस कैपेबिलिटी, हमारे पास है रिसोर्सेज। तो उन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ें जो भी उन्होंने स्वॉट एनालिसिस किया, इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ये सब जो भी एनालिसिस किया उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और इसी स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमको ये करना है। फिर क्या हुआ, फिर बस उन्होंने सोच के लिख के और एक ड्रॉअर में रख दिया। नहीं ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कंटेंट प्रोडक्शन चालू किया उनका। अगर आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के भी बहुत सारे सीरीज़ है, जैसे मनी हाइस्ट और स्ट्रेंजर थिंग्स एंड ऑल, तो ये सब उनके खुद के प्रोडक्शन है। उन्होंने स्ट्रीमिंग तो चालू करी ही, ये सब उन्होंने ग्लोबली स्ट्रीमिंग चालू करी। तो अब उन्होंने क्या किया, एक्चुअली उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन किया उनकी स्ट्रैटेजी का। अब उन्होंने देखा कि यार हमारे यूज़र को रिकमेंडेशंस बढ़िया आने चाहिए, तभी तो वो बोलेगा कि यार मस्त, मैं जो सोचता हूँ वही नेटफ्लिक्स दिखा देता है कि भाई यश तू ये देख। तो यूज़र को खुश करने के लिए उन्होंने क्या बोला, चलो हम अब क्या करते हैं, बजट बनाते हैं हमारे मल्टीपल। हम, क्योंकि हमको यूज़र इंटरफेस पे काम करना है, हम आईटी वालों को बहुत सारा पैसा दे देंगे, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसा अलोकेट कर देंगे, क्योंकि हमको चाहिए हमारा यूज़र सेटिस्फाई हो। तो उन्होंने क्या किया, रिसोर्स का अलोकेशन किया, उन्होंने बजट बनाया हर डिपार्टमेंट का कि हमको ये काम ज़्यादा चाहिए तो हम इस डिपार्टमेंट को ज़्यादा पैसे अलोकेट कर देते। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन किया। फिर क्या हुआ, फिर नेटफ्लिक्स ने बोला कि लेट अस नाउ कंपेयर कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सोचा था कि हमारा, हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़िया, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। उनका ऑब्जेक्टिव था सब्सक्राइबर्स ग्रोथ। तो फिर उन्होंने कंपेयर किया कि जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ है क्या हमारे डिज़ायर्ड के इक्वल हुआ है। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला नहीं यार ये तो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यार हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उनका जो भी प्लान था। तो उन्होंने क्या किया, एक चीज़ नया लाया, उन्होंने नया चीज़ लाया। उन्होंने बोला हम इस प्लान को बाइफरकेट कर देते हैं इनटू 3 सेगमेंट्स। उन्होंने 3 टाइप के प्लान ले आया, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब अगर किसी पर्सन को सिर्फ एक ही स्क्रीन पे देखना है तो वो बेसिक वाला ले लेगा, वो भी देख सकता है। किसी को पूरा फैमिली पैक चाहिए कि भाई हमको तो बहुत सारे लोगों को देखना है, वो ले लेगा आपका स्टैंडर्ड या प्रीमियम प्लान ले लेगा उसके हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, पहले कंपेयर किया और उन्होंने देखा कि उनकी वीकनेस कहाँ आ रही थी, कि उनका सिर्फ एक ही प्लान था। दैट्स वाई उन्होंने 3 प्लान लाया एंड देन उन्होंने वापस से बिगिन किया पूरी स्ट्रैटेजी को। तो मेरे साथ साथ बोलो, हो गया ये सब। देयर आर 4 एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इसको मेरे साथ बुक से पढ़ लो। आ जाओ सारे। तो आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या करते हो, आप मॉनिटर करते हो, इवैल्यूएट करते हो, डिसेमिनेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कहाँ से, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट से, एंड आपने कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आपने रिसर्च किया, लेकिन डिसीजन तो कौन लेंगे, दादाजी। तो आपने ये दे दिया इन्फॉर्मेशन टू की पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग वो डिसीजन ले सकते थे। इसमें आप क्या करते हो, इसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, फॉर्मल या सिस्टमैटिक, जिसमें कि आप क्या करोगे, आप पास्ट पूरा ट्रेंड निकाल रहे हो कि यार कौन कौन लोग जो है, आप सर्वे कर रहे हो कि कौन कौन लोग जो है थिएटर में जाके देखना पसंद करते हैं या घर पे देखना पसंद करते हैं। फिर आपने देखा कौन कौन पास्ट ट्रेंड देखा कि कितने लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरा एक सिस्टमैटिकली एक डेटा लिया, उस पर वर्क किया। या फिर इंट्यूटिव मेथड्स, कि बस मुझे लग रहा है, मेरे को लग रहा है तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा मार्केट शिफ्ट होने वाला है स्ट्रीमिंग पे ऑनलाइन। तो मैंने लाया ये, इसको मैंने ग्लोबल स्ट्रीमिंग चालू कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्यूटिव मेथड्स। ठीक है, दे कैन बी 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। देन होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, जिसमें आप करते हो स्वॉट व्हाट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। आप करते हो स्वॉट एनालिसिस, जिसमें यू मेक अ डिसीजन बाय इवैल्यूएटिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कंसिडरिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एंड इसी स्टेज पर आप क्या करते हो, आपके ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप मिशन डिफाइन करते हो। देन कम्स योर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, बस बना के रख नहीं देना है ड्रॉअर में। अच्छा, आपने कभी ऐसा किया है क्या कि मैं सुबह
5 बजे उठूँगा, मैं 5 से 5:30 मेडिटेशन करूँगा, फिर मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके पढ़ूंगा, फिर मैं ये करूँगा। आपने कभी ये बनाया क्या आपके से कॉपी में लिख के? कभी एग्जीक्यूट किया क्या उसको? मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि बस लिखने में मज़ा आता था। पर हमको ऐसा नहीं करना है। इन रियल लाइफ यू नीड टू इम्प्लीमेंट योर स्ट्रैटेजी। तब हम बच्चे थे, ना समझते। अभी हम बड़े हो गए, अब हम लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। हमको उठ जाना है, हम उठ जाते हैं बिना लिखे 6 बजे 5 बजे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन में? आप इसी स्टेज पे सारा प्रोग्राम बजट बनाते हो। आपने क्या किया? आपने बोला आईटी को ज़्यादा पैसा दो, बिकॉज हमको वर्क करना है हमारी एप्लीकेशन को बढ़िया बनाने में, ताकि कस्टमर को बढ़िया बढ़िया रिकमेंडेशन आए, उनको उनके एल्गोरिथम्स पे वर्क करना था, ठीक है। एंड इट अफेक्ट्स योर डे टू डे डिसीजंस। आपके डे टू डे डिसीजन चेंज होंगे ना। पहले आप कहीं और फोकस कर रहे थे, अब आप आपके कंटेंट प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हो। नेटफ्लिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। एंड टिपिकली इम्प्लीमेंटेशन मिडिल और लोअर लेवल करता है, जैसे कि हमने बताया। एंड क्या खुला छोड़ देता है आपको टॉप लेवल? नहीं, आपको रिव्यू भी करवाना पड़ता है। तो इट इज कंडक्टेड बाय मिडिल एंड लोअर लेवल विथ रिव्यू बाय द टॉप लेवल, एंड दे आर द वंस, इट इज द स्टेज वेयर एक्चुअली द एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस। एग्जीक्यूशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन। फिर आ जाता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। आप कंपेयर करते हो आपके परफॉर्मेंस को डिजायर्ड परफॉर्मेंस से, एक्चुअल वर्सेस डिजायर्ड करते हो। फिर आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो, जैसे नेटफ्लिक्स ने क्या किया, 3 प्लान्स ला दिया। इसी स्टेज पर आप आपका वीकनेस आइडेंटिफाई करते हो, जो आपने किया कि आप फ़ोन उठा लेते हो। अभी नहीं उठाया ना, गुड फॉर यू। एंड फिर आप आपकी प्रोसेस को वापस से बिगिन करते हो। आया जल्दी से सबको ये समझ? आपको कुछ भी क्वेरी रहे ना, तो आप इस वाले ईमेल आईडी पे asksimranmam@gmail.com पे मेल कर सकते हो, एंड वी विल रिप्लाई टू यू। जल्दी से इसको एक बार कीवर्ड्स येलो या हाईलाइटेड को एक बार देख लो, फिर हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि लिखना तो हमारा फेवरेट पार्ट है। इसको अब हम लिख लेते हैं। आ जाओ। तो इट इज पॉइंट नंबर 6, टॉपिक नंबर 6, विच इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इट्स एलिमेंट्स। क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? मेरे साथ में बोलो। इट इज अ सेट ऑफ व्हाट? मैनेजरियल डिसीजंस या फिर एक्शंस दैट डिटरमाइंस what? The long term performance of the organization। इसके फिर एलिमेंट्स लिख लो। 4 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में आप नेटफ्लिक्स वाला या फिर आपका सीएमए इंटर वाला एग्जाम्पल याद रख सकते हो। सीएमए इंटर, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। जहां पर आप क्या करते हो? यू इवैल्यूएट एंड डिस्ट्रीब्यूट information from external and internal environments to key people within the organization। इतना सारा रिसर्च करके क्या बाहर बांट दोगे क्या? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों को दोगे ना, ठीक है। देर आर 2 काइंड्स ऑफ मेथड्स टू डू सो, फॉर्मल या फिर सिस्टमैटिक।
एंड इंट्यूटिव मेथड्स। किसी ने भी अगर रील खोल ली है या फ़ोन उठा लिया है, भगवान आपको पाप देगा। देखना, इतनी मेहनत से मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ लिखो ना भाई। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, क्या करते हो फॉर्मुलेशन में? सबसे बढ़िया हम करते हैं स्वॉट एनालिसिस। क्या करते हैं हम? स्वॉट एनालिसिस। फिर हाँ, यहाँ पर ही हम हमारा सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, मिशंस एंड डेवलप स्ट्रैटेजी। हम क्या करते हैं? हम ये सब करते हैं। फिर आ जाता है आपका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट, कि अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करो। इम्प्लीमेंटेशन ये क्या होता है? दिस इज कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट करता है? दूध कौन लेके आया था? आप लेके आए थे, फिर मम्मी ने चाय बनाई थी। तो कंडक्टेड बाय मिडिल एंड लोअर लेवल विथ रिव्यू बाय टॉप लेवल। ठीक है, इट इज द element wherein the execution takes place। ठीक है, इसी स्टेज पर आप क्या करते हो? रिसोर्स अलोकेशन करते हो टू वेरियस एक्टिविटीज। आप क्या करते हो? बजट्स डेवलप करते हो, डेवलप बजट्स। ठीक है, देन होता है हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ कर लिया और वो काफ़ी नहीं है ना, एक बार देखना भी तो पड़ेगा बरोबर से हुआ कि नहीं। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, वेयर इन यू कंपेयर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस with desired performance, compare your actual performance with desired performance। देन क्या करते हो आप आइडेंटिफाई करते हो आपकी वीकनेसेस, एंड देन टेक नीचे किसे आ गया? करेक्टिव एक्शंस। इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया आप लोग का लिख के? तो एक बार मेरे साथ सारा का सारा रिवीजन कर लो। आ जाओ, हमने अब तक क्या पढ़ा? तो अब तक हमने पढ़ा कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड लोअर लेवल ऑफ फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट में क्या होता है? दे आर कंसर्न्ड विद द ओवरऑल बिजनेस एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेटिंग रिसोर्सेज to different businesses of the organization. They take all the major decisions like regarding stability, growth and retrenchment.
एंड डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक्विजिशन, न्यू वेंचर्स, ये सारे डिसीजंस जो कि ग्रोथ के होते हैं ये भी कॉर्पोरेट लेवल ही लेता है. देन कम्स योर बिजनेस लेवल. बिजनेस लेवल इज कंसर्न्ड विद ओनली हाउ टू improve their competitive position in their particular market where the business unit serves, जहाँ पर उनकी business unit काम कर रही है. There can be two types of strategies at this level which is competitive या फिर cooperative. हमने example से cover किया इनको. Then हम आ गए हमारे functional level पे. Functional level people are the ones who actually implement the strategy. They put the strategy into actions. They are responsible for maximizing resource productivity and they are responsible for delivering effectively the corporate and business level strategies. फिर हमने पढ़ा रेड ओशन, लाल ओशन एंड ब्लू ओशन. ठीक है. रेड ओशन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग मार्केट होती है, एग्जिस्टिंग डिमांड होता है, भयंकर कंपटीशन होता है एंड यू ट्राई टू बीट द कंपटीशन बाय मेकिंग द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ. जबकि ब्लू ओशन में क्या होता है, एक अनकॉन्टेस्टेड मार्केट है, आपको डिमांड क्रिएट भी खुद करनी है, कैप्चर भी खुद करनी है एंड देयर द कंपटीशन इज इररिलेवेंट एंड दैट्स व्हाई आपको ब्रेक करना रहेगा वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ बिकॉज दैट इज नॉट रिलेवेंट ओवर देयर. एंड दोनों ही जगह आपको आपकी एक्टिविटीज को अलाइन करना पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से या तो कॉस्ट लीडरशिप से. हमने इसका एग्जाम्पल देखा, पेट्रोल डीजल व्हीकल फॉर रेड ओशियन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर ब्लू ओशियन. देन हमने पढ़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है. क्या होता है ये? इट इज अ सेट ऑफ मैनेजरियल एक्शन दैट हेल्प्स यू डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट हेल्प्स यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव. फिर हमने पढ़े एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विच आर environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, evaluation and control. environmental scanning में आप क्या करते हो, external and internal environment से आप information collect करते हो and you distribute it to the people, to key people of the organization who take the decision. दो टाइप की मेथड हो सकती है, फॉर्मल सिस्टमैटिक या फिर इंट्यूटिव मेथड्स. देन आपने फॉर्मुलेट किया आपका स्ट्रैटेजी बाय डूइंग अ स्वॉट एनालिसिस, वेयरएज आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई बाय इवैल्यूएटिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन लाइट विथ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. देन क्या किया आपने, ऑब्जेक्टिव सेट किया, आपने मिशन सेट किया, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई एट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन लेवल. देन आया आपका स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन लेवल जहां पर आपने एक्चुअली उस स्ट्रैटेजी को इनटू एक्शन पुट किया. इट इज कंडक्टेड बाय द बिजनेस लेवल मैनेजर्स एंड द लोअर लेवल मैनेजर्स और फंक्शनल लेवल मैनेजर्स विथ रिव्यू बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. एंड एग्जीक्यूशन एक्चुअली वहाँ टेक प्लेस कर रहा है एंड यहाँ पर क्या करते हो आप, रिसोर्स को अलोकेट करते हो, आपके बजट्स एंड प्रोसीजर्स भी बनाते हो. देन कम्स योर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल जहाँ पर आप आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करते हो विद डिजायर्ड परफॉर्मेंस, आप आपकी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन लेते हो एंड यू बिगिन अगेन. हो गया इतना का रिवाइज. अब हम क्या करें, अब हम आ जाते हैं हमारी क्वेश्चन बैंक पे जल्दी से. यहाँ तक का हमारी क्वेश्चन बैंक से हम एक बार कवर कर लेते हैं. देखो तो ये जून 23 में आया है, एमटीपी का क्वेश्चन है. देखो एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो पहले हमको स्ट्रेटेजी के बारे में बताना है कि स्ट्रेटेजी क्या होता है, फिर हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बताया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है. इट हेल्प्स अस अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. देन आपको क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, जिसमें आपने इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर सिर्फ ये टेबल बना के आ जाते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. हमने टेबल में वही सब लिखा है जो हमने पढ़ा हुआ है. देन आपको नेक्स्ट पूछ रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज बताओ. एक ही क्वेश्चन को देखो वो घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, तीनों क्वेश्चन यहीं लिख दिए ताकि आपको पता रहे कि तीनों का आंसर क्या है, सेम है. तो ये जब आपको 3 लेवल्स पूछे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बात करी, हमने बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में लिखा, हमने फंक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में लिखा. एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको पूछा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी. देयरफॉर पहले हमने स्ट्रैटेजी का मतलब समझा दिया जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि गोल ओरिएंटेड एक्शन होते हैं टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड योर ऑब्जेक्टिव्स. तो हमने तब पहले स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन लिख दिया. देन हमसे पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी, तो हमने बता दिया वो 3 लूजर्स वाला. देन 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, अगेन सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यही लिखना है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना रहता है. इट्स जस्ट दैट 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सिर्फ कंटेंट इतना लिखना है कि एग्जामिनर आपको खुशी खुशी 7 मार्क्स दे पाए. तो कंटेंट वैसा लिख के आना पड़ेगा तो ही मिलेगा. इतना क्लियर है. एक बार जल्दी से हम नेक्स्ट टॉपिक का रीकैप कर, नेक्स्ट टॉपिक का एक बार ग्लिम्स देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉइंट नंबर 7 विच इज विजन, मिशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर.
हेडिंग डाल लो और कंसेप्ट समझ लो। कवर हम डिटेल में कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। विजन, मिशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो अभी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मैम? आप बहुत ज़्यादा पूछते हो क्या कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस है। मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ अभी आप क्या कर रहे हो। अभी आप सीए में कर रहे हो, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका प्लान क्या है इन द लॉन्ग टर्म। आपको करना क्या है जीवन में? भाई आप सांस ले रहे हो तो आप क्यों ले रहे हो, आपको करना क्या है जी के? तो आपने बोला कि मैम मुझे एक रिच आदमी बनना है, मेरे को एकदम एक रिच आदमी बनना है। तो आपका क्या हो गया, ये विजन हो गया। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, दैट इज योर विजन। अब विजन का क्या मतलब होता है, क्या देख पा रहे हो। तो आप इतने साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? आपने बोला मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं एक रिच पर्सन बन गया हूँ। तो दिस इज योर विजन कि आप बन गए हो रिच। दिस इज व्हाट यू वांट टू बिकम। देन कम्स योर मिशन। मिशन सेज कि आप उस विजन के लिए अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो। तो अभी आप क्या कर रहे हो, आप सीए में कर रहे हो। आप बोलोगे मैम मैंने रजिस्टर किया है सीएमए के एग्जाम्स के लिए एंड आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट माई सीएमए। तो अभी आप क्या कर रहे हो, सीए में। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग करंटली विच इज योर मिशन। आप करंटली ये कर रहे हो। देन कम्स योर गोल। तो यार आपका गोल क्या है? गोल थोड़ा सा मिशन से शॉर्ट टर्म का होता है, मिशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। गोल आपका थोड़ा सा नियरेस्ट फ्यूचर में आप क्या कर रहे हो। तो अभी आपने क्या बोला, मैम मैं सीए में इंटर मेरा गोल है, दिस इज माई एम, आई वॉन्ट टू क्लियर माई सीए में इंटर, दिस इज योर गोल, ठीक है। फिर मैंने बोला ओके फाइन, अच्छी बात है। देन फिर मैंने बोला आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप बोलोगे यार गोल और ऑब्जेक्टिव तो सेम ही होता है। नहीं ना, अलग होता है। देखो क्या होता है, गोल इज जब आपने बोला कि मुझे ये करना है, लेकिन जब आप स्पेसिफाई कर दोगे कि मैम मुझे तो जून 26 में ही सीए में इंटर क्लियर करना है, मुझे विथ एग्जाम्शन ही क्लियर करना है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा आपने स्पेसिफिकेशन डाल दिया, आपने इसमें एक टाइम फ्रेम डाल दिया कि मुझे इतने टाइम में इस अटेम्प्ट में ये सिलेबस को, ये कोर्स को क्लियर करना है, सीए में इंटर को क्लियर करना है विथ एग्जाम्शन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। तो मैम इतना सब हो गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है? आपने तो हेडिंग कल्चर लिखी है। देखो कल्चर इज समथिंग, जैसे आपका घर का कल्चर है कि हम यहाँ इस दिन ये पूजा करेंगे, हम इस दिन ये भगवान को मानते हैं, हम इनकी पूजा करेंगे, हम इस दिन ये नहीं करेंगे, हम उस दिन वो नहीं करेंगे, हम इस दिन फैमिली आएगी तो हम सब साथ में मिलेंगे, पूजा करेंगे, कोई सब लोग साथ में खाना खाएंगे। ये सब क्या हो गया, कल्चर हो गया। दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स विच यू आर डूइंग, बेसिक अजम्पशंस एंड बिलीव्स विच यू आर फॉलोइंग। तो ये सिर्फ ग्लिम्स हो गया इस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर टॉपिक का। मैं आपको विजन मिशन एक बार थोड़ा अच्छे से लिखा देती हूँ, ठीक है। एक बार मेरे साथ साथ लिखो, विजन इज व्हाट इज विजन? विजन मीन्स व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू बिकम। जबकि आपका मिशन हो जाएगा what you are doing currently, what are you doing currently। अगर तुम में से कोई करंटली सोफा पे बैठ के लेक्चर देख रहा है तो बहुत गंदी बात है। what are you doing currently और why do you exist। भाई सांस क्यों ले रहे हो, बताओ हमको। तो why do we exist, ये सब होता है आपका मिशन। देन हो गया गोल। गोल को बोल सकते हैं कि व्हाट इज योर एम, अभी क्या बनना है आपको थोड़े टाइम में, आपका मतलब नियरेस्ट क्या देख रहे हो आप क्लियर करने का, दिस इज योर गोल। देन आपका आता है ऑब्जेक्टिव विच इज, इसी गोल में जब आप टाइम फ्रेम डाल दोगे प्लस थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। एंड योर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको चाहिए तो एक एग्जांपल लिख दो आपका सीएमए का, जो भी हमने डिस्कस किया कि यू या आप हो। अगर कोई लड़की है तो वो ऐसे कर देना, मैं लड़की हूँ तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो हमको क्या बनना है, हमको बनना है रिच। फिर रिच बनने के लिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं सीएमए कर रही हूँ या सीए कर रही हूँ। फिर मेरा गोल है कि मुझे इंटर क्लियर करना है, सीएमए इंटर या फिर सीए इंटर क्लियर करना है, ठीक है। एंड मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि मुझे एग्जाम्शन चाहिए प्लस मुझे जून 26 अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव।
एक और एग्जाम्पल दो मैम, आदत हो गई अभी 2 एग्जाम्पल की, तो आ जाओ। एप्पल, आप सबको पता है एप्पल क्या होता है? खाने वाला नहीं। न्यूटन पता है आपको? आज हम सबको साइंस पढ़ाती हूँ, आपको न्यूटन पता है? उसके पे एप्पल गिरा था, ब्ला ब्ला। मैम मत करो, हम लोग कॉमर्स वाले हैं, हमको ये सब नहीं पता, हम नहीं जानते किसी न्यूटन को। न्यूटन आपको पता है जेठालाल न्यूटन बोलता है। आप में से कोई अगर ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि ना हम हमारे आगे के कंसेप्ट्स को थोड़ा बहुत ना उसके एपिसोड से रिलेट करेंगे। तो आपको कैसे वो भूतनी उतनी वाले एपिसोड एकदम दिमाग में याद है, वैसे हम इन कंसेप्ट्स को भी ऐसे कोई तो भी एपिसोड से रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है? मज़ा आएगा बहुत। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो अगर ऐसे लोग हैं जिनको पसंद है, तो हम वैसा अप्रोच फॉलो करेंगे। सो कमिंग बैक, एप्पल क्या है? एक कंपनी है, ठीक है? उसका गोल है कि हमको वर्ल्ड में बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाने हैं। हमको क्या करना है? एकदम वर्ल्ड को एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हो, ठीक है? उन्होंने बोला ये मेरा विजन है। फिर उसके लिए उनको क्या करना है? अभी दे आर व्हाट दे आर डूइंग करेंटली, उन्होंने उनका खुद का iOS बना रखा है, आईफोन देते हैं, फिर उनके पास iPad है, ये सब उनके करंटली प्रोडक्ट्स है। उन्होंने इतना बढ़िया इकोसिस्टम बना रखा है सारे प्रोडक्ट्स का उनके। देन इतना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उनके यूज़र्स को, बहुत सिक्योर होता है ना iOS, ठीक है? देन उन्होंने बोला ये सब उनका मिशन है, मतलब ये लोग वो करेंटली कर रहे हैं, ठीक है? देन कम्स योर गोल्स। गोल में उन्होंने बोला यार मुझे ना मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज्ड चाहिए, ये मेरा गोल है कि मुझे मेरा मार्केट शेयर बढ़ाना है। मुझे चाहिए कि जो लोग S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, ये सैमसंग वगैरह ले रहे हैं, वो भी मुझे यहाँ चाहिए। मुझे चाहिए कि वो मेरे प्रोडक्ट्स ले, मुझे करना है मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज। ये हो गया उनका गोल। अब अगर इस गोल में उन्होंने बोल दिया कि मुझे 10% इंक्रीज चाहिए इन 1 ईयर, 6 मंथ्स और मे बी 2 ईयर्स, जब उन्होंने ये किया तो ये हो गया उनका ऑब्जेक्टिव विच कम्स विथ स्पेसिफिकेशन एंड अ टाइम फ्रेम। इतना समझ आया क्या आपको? अगर आ गया तो इस सबको नोट कर लो। ये टॉपिक हम डिटेल में कल की क्लास में कवर करने वाले हैं बुक से, ओके? नोट कर लो जल्दी से इसको। तो लिख के हो गया तो क्या बस जाए? खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया जाए क्या? मैं नहीं जाने दूंगी। एक बार जल्दी से मेरे साथ आप इससे पूरा रिवीजन करो। हम करते हैं हमारा एक बार सेकंड टाइम रिवीजन करके जाते हैं, फिर आप घर पे भी एक बार कर लेना, ठीक है? फिर हम कल की क्लास में एक और बार कर देंगे। आ जाओ। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हम सारा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्ट्रैटेजी क्या होता है। स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल ओरिएंटेड एक्शंस विच हेल्प्स यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव या फिर सुपीरियर परफॉर्मेंस ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। परफॉर्मेंस बेकार है तो हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, सेम है तो हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव पैरिटी। देन हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी विच इज 3 लूजर्स। रिसोर्स वाले 3 पॉइंट्स थे। इट रिक्वायर्स चेंज इन रिसोर्सेज, इट रिक्वायर्स मैचिंग द रिसोर्सेज विद द एनवायरमेंट, इट रिक्वायर्स स्ट्रेचिंग योर रिसोर्सेज टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। जियो का एग्जाम्पल था। देन it affects your operational decision, it is concerned with the long term direction of your organization, it is concerned with the scope of your organization, and it is affected by environmental forces, resource availability, values and expectations of those who have power। ये आपने 3 losers पढ़ लिया। देन हमारे consequences थे strategy के which is ICU। it requires an integrated approach, it is very complex in nature, it requires what? It results in change in organization, it requires managing the change in relationship and network outside the organization, and you for it is very uncertain in nature या फिर it is taken in the situations of uncertainty। देन हमने पढ़े टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी विच आर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है?
जो कॉर्पोरेट होती है दैट इज कंसर्न विद द ओवरऑल पर्पस एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे टेक ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्या, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, एक्विजिशन, न्यू वेंचर्स एटसेट्रा. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट business units. Then business level managers, they are concerned with their own business only. They are concerned with how to improve their competitive position in a particular market which is served by their business. And यहाँ पर दो टाइप की strategies होती है, competitive and cooperative. फिर फंक्शनल वाले क्या करते हैं, दे पुट द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स प्रोडक्टिविटी एंड दे डिलीवर इफेक्टिवली द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. देखो मैं अकेले बोलती जाऊंगी, मेरा गला बैठ जाएगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा. प्लीज बोलते जाओ तो आपका रिविजन हो जाएगा, फिर आप अच्छे से लिख पाओगे ना. टेस्ट वगैरह के टाइम जैसे हम कभी टेस्ट लेंगे आपका, तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा. आप खुद ही बोलोगे, अरे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोलोगे मैं बिना पढ़े ही टेस्ट दूंगा आज तो. ठीक है. देन हमने पढ़ा रेड ओशन, ब्लू ओशन. रेड ओशन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग डिमांड, वी बीट द कॉम्पिटिशन, वी ट्राई टू मेक अ वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ. जबकि ब्लू ओशन में क्या होता है, एक न्यू मार्केट होता है, आपको न्यू डिमांड कैप्चर भी करनी है, क्रिएट भी करनी है. एंड कॉम्पिटिशन वहाँ रेलिवेंट नहीं है, वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ भी वहाँ रेलिवेंट नहीं है. एंड दोनों ही जगह हमको डिसाइड करना है कि हमको प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन करना है कि हमको कॉस्ट लीडरशिप चाहिए. ठीक है. देन हमने पढ़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. क्या होता है ये, it is a set of managerial decisions, actions that help you determine the long term performance of your organization. फिर हमने उसके एलिमेंट्स पढ़े, 4 एलिमेंट्स होते हैं. एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जिसमें आप क्या करते हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपका डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो एंड की पीपल को दे देते हो हु टेक द डिसीजन आफ्टरवर्ड्स. एंड 2 मेथड जो होती है, फॉर्मल, सिस्टमैटिक या फिर इंट्यूटिव. ठीक है. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में आप क्या करते हो, स्वॉट एनालिसिस करते हो, फिर आप आपका ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हो, आप आपका मिशन सेट कर देते हो, जो हमने अभी पढ़ा मिशन क्या होता है. देन आप आपकी स्ट्रैटेजीज बना देते हो. फिर आता है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन विच इज डन बाय द मिडिल एंड लोअर लेवल पीपल विथ रिव्यू बाय द टॉप मैनेजमेंट. यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है एंड यहीं पर आप क्या करते हो, रिसोर्स एलोकेशन करते हो, आप आपके बजट्स बनाते हो. ठीक है. एंड यू एक्चुअली पुट द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन एट दिस स्टेज. फिर होता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. आप कंपेयर करते हो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस. आप आइडेंटिफाई करते हो वीकनेसेस एंड देन आप क्या करते हो, करेक्टिव एक्शन लेते हो. फिर हमने पढ़ा विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव. विजन इज व्हाट यू वांट टू बिकम, मिशन इज व्हाट यू आर डूइंग करंटली, व्हाई आर यू एग्जिस्टिंग करंटली, गोल इज आपका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव इज something you are doing to achieve your goal with a time frame and a little more specification. And हमने एक word समझा थोड़ा सा, organizational culture, which means the basic assumption and beliefs that is followed in the organization. जैसे आपके घर में कोई culture follow होता है. आया क्या समझ में? अब क्या हम जा सकते हैं मैम? तुसी जा रहे हो, तुसी भी जाओ, हम भी जा रहे हैं. कल की क्लास में प्लीज़ आप ये सब रिवाइज करके आना. अच्छे से रिवाइज करके आओगे तो जब हम क्लास में सुबह रिवाइज कर रहे होंगे आपको थोड़ा क्लियर होगा. एंड देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे नहीं होगा. अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बट एक बार ये पाइल अप हो गया ना, मतलब एक बार सिलेबस आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो आप पिछला रिवाइज नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा लैग आ जाएगा. ट्रस्ट मी. इसलिए अभी क्लास के साथ साथ जितना रिविजन हो सके उतना कर लो. क्लास के बाद 2 मिनट निकाल के बस एक बार आपके नोट्स से ही रिवाइज कर लेना. बुक से नहीं करना है मत करो, लेकिन एक बार जो हमने क्लास नोट्स बनाए उससे रिवाइज कर लेना. ठीक है. ओके, मिलते हैं कल की क्लास में. थैंक यू सो मच.